चैनल आज हम पढ़ने वाले रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम में सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम के बारे में। इसमें हम जानेंगे सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है और ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम के बारे में। आ सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट्स इज शोन इन फिगर। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ दिस सिस्टम आर द मेन कंप्रेसर ड्राइवन वाया गैस टर्बाइन, a heat exchanger, a cooling turbine, and a cooling air fan. The air required for refrigeration system is bled off from the main compressor. This high pressure and high temperature air is cooled initially in the heat exchanger where RAM air is used for cooling. It is further cooled in the cooling turbine by the process of expansion. The work of this turbine is used to drive the cooling fan which draws cooling air through the heat exchanger. This system is good for ground surface cooling and for low flight speeds. सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम क्या होता है। सिंपल एयर कूलिंग का सिस्टम का इस्तेमाल हम एयरक्राफ्ट्स में करते हैं, जिसकी हम डायग्राम में हम देखेंगे। डायग्राम में बनाया गया है। इसके कुछ मेन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है इसमें मेन कंप्रेसर, गैस टरबाइन कंप्रेसर के लिए ड्राइव करता है जो गैस टरबाइन होता है। हीट एक्सचेंजर लगा होता है और एक कूलिंग टरबाइन होता है और इसमें एक कूलिंग एयर फैन भी होता है। इसमें एयर की जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एयर की जो ज़रूरत पड़ती है उसको हम ब्लेड अप के द्वारा मेन कंप्रेसर के द्वारा इसमें हम एयर का फ्लो करते हैं। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के लिए इसमें हम हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल करते हैं। इसे हम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट कर देता है। और वे रैम एयर इज यूज्ड फॉर कूलिंग। रैम एयर जो होती है उसको कूलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके द्वारा हम क्या करते हैं, कूलिंग टरबाइन के द्वारा इसको एक्सपांसन की प्रोसेस करते हैं और टरबाइन का इस्तेमाल करके इसमें हम कूलिंग और हीट एक्सचेंजर के द्वारा इसमें हम कूलिंग को करते हैं। और इसके लिए अब क्या करते हैं, ग्राउंड सरफेस के लिए कूलिंग के लिए लो फ्लाइट स्पीड्स के द्वारा इसमें कूलिंग कर देता है। ये होता है सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम। सो सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट्स इज shown in figure. The main components of this system are main compressor driven by a gas turbine, a heat exchanger, a cooling turbine, and a cooling air fan. The air required for refrigeration system is bled off from the main compressor. The high pressure and high temperature air is cooled initially in the heat exchanger where RAM air is used for cooling. It is further cooled in the cooling turbine by the process of expansion. The work of this turbine is used to drive the cooling fan which draws cooling air through the heat exchanger. This system is good for ground surface cooling and for low flight speeds. ये जो सबसे अच्छा होता है ग्राउंड सरफेस कूलिंग के लिए होता है और एक लो फ्लाइट स्पीड पे भी इसको कूलिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डायग्राम आप देखेंगे, ये डायग्राम है सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम का डायग्राम है। सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम में यहाँ से जो होता है वो एम्बियंट एयर इन होता है, एम्बियंट एयर, और जो कि रेम एयर में ये कन्वर्ट हो जाता है। इसको फ्लो करने एम्बियंट एयर जो होती है वो फ्लो होती है इसमें और रेम एयर में ये कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर मेन कंप्रेसर लगा होता है और गैस टरबाइन लगी होती है। तो मेन कंप्रेसर और गैस टरबाइन जो होती है, तो मेन कंप्रेसर के द्वारा जो रेम एयर आकर के इसमें फ्लो होती है और यहाँ कंबक्शन चेम्बर के द्वारा होकर के यहाँ पर गैस टरबाइन होता है जो कि हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है। हाई प्रेशर के द्वारा यहाँ से जा कर के हीट एक्सचेंजर में जाएगा। यहाँ पर एयर हीट एक्सचेंजर में एयर जाने के बाद वो क्या होता है, हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से हाई प्रेशर में कन्वर्ट होती है और हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाती है। हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट होने के बाद ये जो एयर आती है, एयर आकर के कहाँ पर चली जाती है, यहाँ से रेम एयर डायरेक्ट भी यहाँ से फ्लो होती है और यहाँ से होकर के जो डायरेक्ट फ्लो होती है रेम एयर वो यहाँ से फ्लो होकर के टू एटमॉस्फेयर के द्वारा होकर के कूलिंग एयर फैन के द्वारा होते हुए कूलिंग टरबाइन में यहाँ पर भी यहाँ कूलिंग टरबाइन के द्वारा यहाँ से भी होती है और यहाँ से जो हाई प्रेशर से आता है जो एयर वो यहाँ जाकर के कूलिंग टरबाइन में जाती है। कूलिंग टरबाइन में जाकर के एयर जो होती है केबिन में होता है और इसके द्वारा इसमें कूलिंग करता है उसके लिए। तो इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसमें देखा जाए तो ये मेन कंप्रेसर, गैस टरबाइन, कंबक्शन चैम्बर, हीट एक्सचेंजर और कूलिंग टरबाइन और कूलिंग एयर फैन। एयर
इसमें केबिन के लिए फ्लो होती है और यहाँ पर 2 एटमॉस्फेयर के में भी एयर फ्लो होती है। तो इसमें क्या वर्किंग कैसा होता है, इसमें एम्बियंट एयर यहाँ से फ्लो होगी, इन होगी एम्बियंट एयर, और एम्बियंट एयर इन होने के बाद यहाँ पर ये क्या करता है, रेम एयर में कन्वर्ट कर देता है। रेम एयर में कन्वर्ट करने के बाद ये रेम एयर से डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर में भी एयर जाती है। डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर में एयर जाती है तो वो जाकर के यहाँ से कहाँ पर, कूलिंग फैन में चली जाती है। और जो यहाँ से होकर के, रेम एयर से होकर के यहाँ से मेन कंप्रेसर के द्वारा यहाँ से प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर में प्रेशर होकर के यहाँ से कंबक्शन चैम्बर में हो जाएगा इकट्ठा। इसके बाद यहाँ से जाकर के गैस टरबाइन में जाएगा। इसके द्वारा क्या होगा, ये हाई प्रेशर में के द्वारा ये हीट एक्सचेंजर में एयर फ्लो होगी, हीट एक्सचेंजर में फ्लो होगी। उसके बाद हाई प्रेशर के द्वारा यहाँ पर ये हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाएगा। हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट होने के बाद एयर कहाँ चली जाएगी, कूलिंग टरबाइन में। कूलिंग टरबाइन में जाएगी तो जो एयर होती है वो एयर क्या कर देता है, उसको कूल कर देता है, ठंडा कर देता है। तो इसके द्वारा तो दो चीज़ें लगी होती है, कूलिंग एयर, फैन के द्वारा भी इसमें कूलिंग होती है। एयर जो रेम एयर डायरेक्ट आती है वो यहाँ से कूल हो जाती है, जो कि यहाँ पर कूलिंग फैन होता है, और एटमॉस्फेयर में जाती है। और इसमें जो कूलिंग टरबाइन होता है, कूलिंग टरबाइन के द्वारा भी यहाँ पर जो एयर होती है, जो हाई प्रेशर से एयर आती है, वो यहाँ पर कूलिंग होती है। कूलिंग होने के बाद ये केबिन में एयर को हम इसमें फ्लो कर सकते हैं, जिसके द्वारा वो कूल करता है, ठंडा करता है एयर। इसका ये टीएस डायग्राम है, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। तो ये जो वर्टिकल है वो टेम्परेचर है, ये हॉरिजॉन्टल है वो एंट्रोपी है। तो टीएस डायग्राम कहलाता है ये टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। यहाँ पर हमने जो मेंशन किया हुआ है वो टेम्परेचर मेंशन किया है, यहाँ मेंशन किया है वो एंट्रोपी मेंशन की हुई है। तो इसमें हमारे पास जो इसमें फ्लो होता है, तो पहले क्या होता है, फर्स्ट इनिशियल पॉइंट से फर्स्ट से 2 के लिए, 2 से 2 डेज में कन्वर्ट होता है, और 2 डेज से जा करके 3 में होता है, और 3 से होकर के 3 डेज में कन्वर्ट होता है। 3 डेज के द्वारा यहाँ पर 4 के द्वारा 5 से 5 डेज, इतनी इसमें स्टेज होती हैं। 1 to 2, 2 to 2 डेज, 2 डेज to 3, 3 to 3 डेज, और 3 डेज to 4, 4 to 5, 5 to 5 डेज। इस टाइप से इतनी स्टेज होती हैं। कौन कौन सी स्टेज होती हैं इसमें होती हैं 1 to 2, 2 to 2 डेज, 2 डेज to 3, 3 to 3 डेज, और फिर 4 से 5, 5 से 5 डेज, और 5 डेज से 6, इतनी इसमें स्टेज होती हैं। इन स्टेजों में क्या होता है, जहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है P1, PC, P2 डेज और P2, ये जो होते हैं प्रेशर जो कि इसमें मेंशन कर रहे हैं। ये जो P1 होता है वो होता है एम्बियंट एयर प्रेशर, जो कि इनिशियल प्रेशर होता है, जो कि हम इसमें एयर को इन करते हैं, एम्बियंट एयर प्रेशर होता है। PC जो होता है केबिन प्रेशर होता है, जो केबिन प्रेशर होता है वो PC होता है। P2 डेज और 2 डेज पॉइंट पे प्रेशर बनता है, वो एक्चुअल रेम प्रेशर में कन्वर्ट होता है, जो एम्बियंट एयर एक्चुअल रेम एयर में कन्वर्ट होता है। आइडियल रेम प्रेशर होता है P2 जो होता है वो आइडियल रेम प्रेशर होता है। तो यहाँ जो होता है 2 में तो आइडियल रेम प्रेशर, और यहाँ जो होता है वो एक्चुअल रेम एयर प्रेशर होता है। और जो PC होता है वो केबिन प्रेशर होता है। P3 और जो 3 पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट में 3 और 3 डेज वाला, इसमें मेन कंप्रेसर प्रेशर होता है। सो इसमें हम पॉइंट को बता देंगे। अगर हम फिफ्थ वाले पॉइंट को बता दो, टेम्परेचर में T5 हो जाएगा, 5 डेज के सामने हम T5 डेज कर देंगे। 6 पॉइंट हो जाएगा तो T6 हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट के लिए रहेंगे T1, और ये 2 डेज जो कि बराबर है, इसलिए हम T2 इक्वल टू T2 डेज लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट के लिए है तो T4 हो जाएगा, थर्ड पॉइंट के लिए है तो T3, थर्ड डेज के लिए है तो T3 डेज हो जाएगा। ये टेम्परेचर को मेंशन किया हुआ है। तो ये जो डायग्राम है ये टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है। इसमें कितने प्रेशर, एक P1 है एम्बियंट एयर प्रेशर, PC है केबिन प्रेशर, P2 डेज है एक्चुअल रेम प्रेशर, और P2 है इसमें आइडियल रेम प्रेशर, और P3 इसमें मेन कंप्रेसर एयर। इसमें क्या होता है, इनिशियल जो प्रेशर होता है इसमें एम्बियंट एयर प्रेशर में एयर इन होती है। P2 जो होता है इसमें आइडियल रेम प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ से, एम्बियंट एयर प्रेशर से आइडियल रेम प्रेशर में कन्वर्ट होता है। फिर P2 डेज में जो होता है वो एक्चुअल रेम प्रेशर में कन्वर्ट होता है, वो जाकर के किस में चला जाता है, कंप्रेसर में जाता है, वो टरबाइन होता है उसमें।
इसमें मेन कंप्रेसर प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हीट एक्सचेंजर में जाता है। हीट एक्सचेंजर से हाई टेम्परेचर से होकर के फिर कूलिंग टावर में पहुंचता है और उसमें केबिन में एयर प्रेशर होता है, जो कि केबिन प्रेशर कहलाता है, वो कूल करके भेजता है उसको। तो इसमें फर्स्ट टू 1 टू 2 टू 2 डैश टू 3 टू 3 डैश टू 4 टू 5 डैश टू 6, इतनी स्टेज इसमें चलती है। इतना हमको याद रखना पड़ेगा। 1 टू 2 2 टू 2 डैश 2 डैश टू 3 3 टू 3 डैश 3 डैश टू 4 4 टू 5 डैश और 5 टू डैश। इसमें क्या होता है, इसमें टेम्परेचर T1 से जब हम फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट के लिए जाएंगे तो टेम्परेचर इसमें इंक्रीज होगा, और सेकंड से 2 डेज के लिए जाएंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। फिर 2 डेज से फिर 3 में जाएगा तो टेम्परेचर फिर इंक्रीज होगा हाइट, क्योंकि हम इसमें किस में भेजते हैं, कंप्रेसर में और टरबाइन में, और इसके द्वारा हम हीट एक्सचेंजर भेजते हैं, इसलिए हाई टेम्परेचर में होता है। और 3 डेज में भी इसमें हाई टेम्परेचर में होता है। फिर यहाँ से फिर कूलिंग टरबाइन जब हम भेजते हैं तो ये लो होना चालू हो जाता है। तो 4 पॉइंट है, इसमें टेम्परेचर डिक्रीज होता है। 5th पॉइंट में टेम्परेचर और डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि कूलिंग टरबाइन में वो ठंडा करने लगता है। और T5 डेज होता है और T6 होता है, यहाँ तक हमारे पास कूलिंग होकर के एयर को केबिन में भेज सकते हैं। तो ये जो डायग्राम होता है TS डायग्राम कहलाता है। अब इसमें हम जानेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे निकालते हैं सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम का। सो वी नो दैट कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मतलब कोप ऑफ द एयर साइकिल, इसका फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड अपॉन वर्क डन। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड अपॉन वर्क डन, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट पर प्रोड्यूस जो होता है वो होता है MACP T6 माइनस T5 डेज। जो 5 डेज से 6 पॉइंट के लिए जो लाइन जा रही थी वो जो रहती है वो होता है इफेक्ट करता है, प्रोड्यूस्ड करता है इसको रेफ्रिजरेटिंग। तो इसमें आ जाएगा MA इंटू CP कॉन्स्टेंट प्रेशर T6 माइनस T5 डैश, ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा क्या, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड। MACP T6 माइनस T5 डैश। फिर वर्क डन, वर्क डन कहाँ होता है, यहाँ होता है MACP T3 डैश माइनस T2 डैश। थर्ड डैश और 2 डैश पॉइंट पर जो टेम्परेचर होता है वो होता है। तो MACP T6 माइनस T5 डैश, और यहाँ हो जाएगा MACP T3 डैश माइनस T2 डैश। MACP आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा T6 माइनस T5 डैश अपॉन T3 डैश माइनस T2 डैश बचेगा। ये हो जाएगा कोफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ एयर साइकिल के लिए। इफ Q टन्स ऑफ refrigeration is the cooling load in the cabin, then the air required for the refrigeration system। यदि हम Q टन हीट टन लेते हैं, Q टन आप रेफ्रिजरेशन ले रहे हैं, कूलिंग लोड आप केबिन के लिए, तो एयर रिक्वायर्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होगा, MA मास ऑफ एयर। MA का मतलब होता है मास ऑफ एयर, एयर का मास होता है। MA इक्वल टू 210 Q210 अपॉन CP T6 माइनस T5 डैश किलोग्राम पर मिनट होता है। पावर रिक्वायर्ड फॉर द रेफ्रिजरेशन सिस्टम अगर लेना है, निकालना है, तो इसका ये फार्मूला रहेगा P इक्वल टू MACP T5 डैश माइनस T2 डैश अपॉन 60 किलोवाट। T5 डैश की वैल्यू पुटअप करेंगे, T2 डैश की वैल्यू पुट करेंगे, और एयर ऑफ मास का करेंगे पुट, और CP कॉन्स्टेंट प्रेशर जो रहेगा वो करेंगे, एयर का कॉन्स्टेंट प्रेशर जो होता है, तो इससे हम पावर निकाल सकते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए। सो ये जो होता है ये मास ऑफ एयर निकालने का फार्मूला है। अगर हमको मास ऑफ एयर निकालना है तो इससे हम निकाल सकते हैं 210 Q अपॉन CP माइनस अपॉन इंटू T6 माइनस T5 डैश, किलोग्राम पर मिनट में आ जाएगा क्या, ये मास ऑफ एयर आ जाएगा। और पावर निकालना है रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, तो P इक्वल टू MACP T5 डैश माइनस T2 डैश अपॉन 60 किलोवाट, इससे हम निकाल सकते हैं पावर। अब अगर हमको रेफ्रिजरेशन सिस्टम का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना, तो COPR रेफ्रिजरेशन सिस्टम इक्वल टू 210 Q अपॉन MACP T3 डैश माइनस T2 डैश हो जाएगा। तो ये फार्मूला हम ये भी लगा सकते हैं, 210 Q अपॉन P इंटू 60। Q की वैल्यू पुटअप कर देंगे, P की वैल्यू पुटअप कर देंगे, इससे हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम निकाल सकते हैं। तो COPR इक्वल टू निकालना तो 210 Q P इंटू 60। इस तरह
तरीके से हमने पढ़ा सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम के बारे में। तो इसमें हमने पढ़ा सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम क्या होता है, उसका डायग्राम कैसे होता है, उसका टीएस डायग्राम कैसे बनता है, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, उसमें कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस कैसे निकालते, उसके बारे में इसमें हमने जाना है।